जादुई सेब का दरख्त। एक जमाने की बात है जब परियों और बादशाहों का जमाना था। तब ट्यून नाम का एक खुदगर्ज आदमी रहता था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मोनो क्योंकि उसकी एक ही आंख थी। दूसरी का नाम था स्टीरियो क्योंकि वो बहुत आम सी थी। और तीसरी डॉल्बी क्योंकि उसकी 3 आंखें थी। लेकिन क्योंकि दूसरी बहन दिखने में बहुत ही आम सी थी, इसीलिए बहनें उसको परेशान करती थी और उनके वालिद भी उसे पसंद नहीं करते थे। उसे पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते, बचा हुआ खाना ही उसे मयस्सर होता। एक बार यूं हुआ कि स्टीरियो जंगल में अपनी बकरी की देखभाल के लिए गई और उसे वहाँ पर बहुत भूख लगने लगी क्योंकि उसकी बहनों ने उसे बहुत ही कम खाना दिया था। वो एक पहाड़ी पर गई और रोने लगी। तभी वहाँ एक अच्छी जादूगरनी आई और उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो स्टीरियो? क्योंकि आम लोगों की तरह मेरी भी 2 ही आँखें हैं, इसीलिए मेरे वालिद साहब और मेरी बहनें मुझसे नफरत करती हैं और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। आज मुझे इतना कम खाना मिला है कि मैं अब तक भूखी हूँ। मैं तुम्हारी बकरी को एक जादुई बकरी में तब्दील करूँगी। फिर हर बार जब तुम अपनी छोटी काली बकरी से कहोगी, छोटी सी बकरी खाना दो, तुम मेरी भूख मिटा दो, और फौरन ही तुम्हारी बकरी नाचने लगेगी और तुम्हारे सामने खाने से भरी हुई टेबल आएगी जिसमें से तुम जितना चाहती हो खा सक। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम्हें फकत कहना होगा, छोटी बकरी अभी रुक जाओ, पेट भर गया है। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो गई और स्टीरियो गाने लगी, छोटी बकरी खाना दो, भूख मेरी तुम मिटा दो। और फौरन ही काली बकरी रक्स करने लगी और लजीज खानों से भरी हुई एक बड़ी सारी टेबल सामने आ गई। स्टीरियो खाने लगी और जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने कहा, छोटी बकरी अब रुक जाओ, पेट भर गया, अब खाना लेकर जाओ। और फौरन ही सब कुछ गायब हो गया। शाम होते ही वो अपनी बकरियों के साथ घर गई और उसे एक मिट्टी का बर्तन नजर आया जो उसकी बहनों ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें उनका बचा हुआ बाकी खाना था। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। 1-2 बार तो बहनों ने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब तीसरी रोज भी यही हुआ तो वो हैरान ज़दा रह गईं और उन्होंने कहा, स्टीरियो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने 2 दफा वैसे ही खाने को छोड़ दिया। हमने उसके लिए कुछ भी छोड़ा था, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि मोनो के साथ जाएंगी और जब वो बकरियों को चराने के लिए छोड़ देगी तब मोनो ध्यान रखेगी कि कौन स्टीरियो के पास आता है और उसे खाना या पानी देता है। जब स्टीरियो निकलने वाली थी तब मोनो ने कहा कि वो भी उसके साथ आएगी और नजर रखेगी कि वो बकरियों का ठीक से ख्याल रखती भी है या नहीं। स्टीरियो को मालूम हो चुका था कि उसकी बहनों के दिमाग में क्या है। वो बकरियों को बहुत अच्छी घास के करीब ले गई और उसने कहा, आओ मोनो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। मोनो बैठ गई। धूप में इतनी देर तक चलने की वजह से वो बेहद थक चुकी थी। स्टीरियो अपनी बहन के गहरी नींद में जाने तक गाती रही। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, स्टीरियो ने टेबल मंगाया और खाना पीना पूरा कर लिया। जब तक मोनो की आँख खुली तब तक टेबल गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बहन से कहा, चलो हम चलते हैं। फिर दोनों अपने घर पहुंची और जब वालिद साहब ने देखा कि स्टीरियो ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया तो उन्होंने मोनो से दरियाफ्त किया कि क्या उसने देखा था, और मोनो ने कबूल किया कि वो तो सो गई थी। आइंदा सुबह वालिद साहब ने डॉल्बी को अपनी बहन स्टीरियो का पीछा करने के लिए कहा। इसीलिए डॉल्बी ने अपनी बहन से कहा कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन स्टीरियो उसके इरादे के मुतालिक जान गई थी और दोबारा वो बकरियों को सबसे बेहतरीन जगह पर घास खिलाने के लिए ले गई। फिर उसने अपनी बहन को बिठाया और गाने की ख्वाहिश की। डॉल्बी ने उसकी बात मानी। स्टीरियो पहले की तरह ही गाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता डॉल्बी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और वो सो गई, लेकिन उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी। डॉल्बी ने चालाकी से उसे भी बंद कर दिया।
اور سونے کا بہانہ کیا، لیکن وہ دیکھتی رہی۔ اسٹیریو کو لگا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے، تو اس نے جادوئی الفاظ کہنا شروع کیے۔ ڈالبی نے سب کچھ دیکھا اور بعد میں اسٹیریو نے آ کر اسے جگایا اور کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ جب وہ گھر پر پہنچی تب ڈالبی نے اپنے والد کو بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ اسٹیریو کیوں ان کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائے گی۔ پھر والد صاحب نے غصے میں آ کر ایک چرا لیا اور بکری کو مار دیا۔ جیسے ہی اسٹیریو نے دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر اس جگہ پر گئی اور بے حد روئی۔ اچانک سے اسے اچھی سی جادوگرنی پھر سے نظر آئی اور جادوگرنی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اسٹیریو، اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اس بکری کے اندرونی حصوں کو لے لو اور گھر کے دروازے کے سامنے مٹی میں انہیں گاڑ دو اور دیکھنا تمہاری قسمت بن جائے گی۔ ایسا کہہ کر وہ پھر سے غائب ہو گئی اور اسٹیریو بھی گھر کے درمیان چلی گئی اور اس نے اپنی بہنوں سے کہا، پیاری بہنوں، مجھے اس مری ہوئی بکری کا کچھ حصہ دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اندرونی حصہ دے دو۔ بہنوں نے بے وقوفی میں اسے حصے دے دیے اور اس نے انہیں چپ چاپ دروازے کے سامنے دفنا دیے۔ دوسرے دن صبح ان کے گھر کے سامنے ایک بے حد خوبصورت درخت نظر آیا جس پر چاندی کے پتے تھے اور سونے کے سیب ٹنگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ والد صاحب نے دیکھتے ہی مونو کو کچھ سیب توڑنے کے لیے کہا۔ مونو پیڑ پر چڑھی اور اس نے ایک شاخ کو سیب توڑنے کے لیے اپنی جانب کھینچا، لیکن وہ شاخ تو اس کے ہاتھوں سے باہر نکل گئی۔ جب بھی وہ اسے چھونے کی کوشش کرتی، شاخ اس سے اور دور چلی جاتی۔ آخر کار وہ تھک گئی اور اس نے ہار مان لی۔ پھر والد صاحب نے ڈالبی کو یہی چیز دہرانے کے لیے کہا اور آخر کار وہی ہوا۔ پھر والد صاحب اتنے بے چین ہو گئے تھے کہ وہ خود ہی درخت پر چڑھ گئے، لیکن انہیں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اب اسٹیریو نے اپنی کوشش کے بارے میں سوچا، لہٰذا وہ درخت پر چڑھ گئی اور فوراً ہی اس کے چھوتے ہی سنہرے سیب اس کی گود میں گر پڑے اور اس کی گود سیب سے بھر گئی۔ والد صاحب نے اس کے سارے سیب چھین لیے۔ ایک صبح تینوں بہنیں درخت کے نیچے کھڑی تھی، تبھی دور سے ایک نوجوان سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی جانب آنے لگا۔ دور ہٹو اسٹیریو، تمہاری وجہ سے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑی۔ اور انہوں نے قریب ہی رکھی ایک خالی ٹنکی جس میں کچھ سنہرے سیب بھی رکھے ہوئے تھے، اس میں اسے چھپا دیا۔ جلدی ہی سپاہی درخت کے نزدیک آیا اور وہ جادوئی درخت کی تعریف کرنے کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے پوچھا کہ فی الحال یہ درخت کس کا ہے، کیونکہ اسے اس درخت کی ایک شاخ چاہیے تھی۔ مونو اور ڈالبی نے جواب دیا کہ یہ درخت ان کا ہی تھا اور انہوں نے سپاہی کے لیے ایک شاخ کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ انہیں چھوتی، شاخ اور پھل دور ہٹ جاتے۔ بہت ہی عجیب بات ہے، یہ درخت آپ کا ہو کر بھی آپ اس کے پھل نہیں نکال پا رہی ہیں۔ جب وہ بات میں مصروف تھے تبھی اسٹیریو نے ایک سنہرا سیب ٹنکی کے اندر سے باہر ڈالا جو بالکل سپاہی کے قدموں میں جا کر رکا۔ سیب دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا اور اس نے دریافت کیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور پھر مونو اور ڈالبی نے کہا کہ ان کی ایک اور بہن ہے، لیکن انہوں نے اسے باہر نہ آنے کے لیے ڈرایا ہے۔ سپاہی نے خود ہی اسے اپنے پاس بلایا۔ سنو، تم یہاں آؤ۔ اور جلد ہی اسٹیریو ٹنکی سے باہر آئی۔ سپاہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا، اوہ، تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ ہاں، میں تم سے شادی ضرور کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ میں یہاں بھوک اور پیاس سے پریشان ہوں، صبح سے شام تک پریشان رہتی ہوں۔ برائے مہربانی میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ یہ سنتے ہی سپاہی نے اسٹیریو کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بیٹھایا اور اسے اپنے گھر بادشاہ کے محل میں لے گیا اور وہاں دونوں نے شادی کر لی۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ وہ پیڑ اب بھی اسٹیریو کا ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسے چھو نہیں سکتا اور نہ ہی کاٹ سکتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی۔
जैसे को तैसा। एक जमाने में चेस्टर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत दौलतमंद था, लेकिन बेहद कंजूस और मक्खी चूस भी था। उसके यहाँ एक नौकर थी, मैग्दा। अपने बचपन में चेस्टर इलाके का सबसे चुलबुला बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे ज़ईफ हुआ, उम्र बढ़ी, उसे चलने में परेशानी होने लगी। तो उसके वफादार नौकर ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीदे। आखिरकार चेस्टर एक रोज बाजार गया और 7 सोने के सिक्कों में एक खच्चर खरीद लाया। अब हुआ यूं कि 3 चोर भी बाजार में सैर कर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना पसंद था। उन्होंने जैसे ही चेस्टर को देखा कि उसने खच्चर खरीदा है, उनमें से एक ने अपने साथियों से कहा, मेरे दोस्त, ये खच्चर हमारा होना चाहिए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग जगह पर उस ज़ईफ के रास्ते पर इंतजार करेंगे और हर दफा बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो खच्चर नहीं, गधा है। अगर हम अपनी दास्तान पर अड़े रहे तो वो खच्चर जल्द हमारा होगा। ये तरकीब सबको पसंद आई और तीनों अलग अलग जगहों पर उसका इंतजार करने के लिए खड़े हो गए। जब चेस्टर आया तो पहले चोर ने कहा, और जनाब, कैसे हैं आप? बस बेहतर, आपका शुक्रिया। और कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। तो क्या खरीदा आपने? ये खच्चर। कौन सा खच्चर? जिस पर मैं बैठा हूँ। ओह, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई? जी, क्या मतलब? मुझे तो नजर आ रहा है आपने एक गधा खरीदा है, खच्चर नहीं। एक गधा? क्या बेतुकी बात है। और वो बगैर कुछ कहे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ फासले बाद उसे दूसरा चोर मिला, जिसने उससे कहा, सुबह बखैर साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? बाजार से। क्या चीजें बहुत सस्ती हो गई वहाँ? हाँ, महसूस तो यही होता है। तो बताइए, आपने भी कोई अच्छा सौदा किया? मैंने तो ये खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हूँ। ओहो मियाँ, मेरे खुदा, ये तो एक गधा नजर आ रहा है। गधा? आप भी यही कह रहे हैं? और अगर एक शख्स ने और मुझसे ऐसा कहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने सफर इख्तियार किया, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई, जिसने उससे कहा, सलाम जनाब, क्या आप बाजार की तरफ से आ रहे हैं? जी बेशक। तो फिर क्या खरीद लिया आपने वहां से? मैंने एक खच्चर खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। एक खच्चर? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं खच्चर को लेके मजाक क्यों करूंगा? अरे मेरे प्यारे हबीब, क्या तुम एक खच्चर और एक गधे के बीच फर्क नहीं बता सकते? गुजरे 2 घंटों में आप ये बात कहने वाले तीसरे शख्स हैं, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। और खच्चर से उतरकर उसने कहा, आप संभाले इस जानवर को, मैं तो परेशान हो गया ये सौदा करके। होशियार चोरों ने जानवरों को अपने हमरा किया और उस पर सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर ने अपना सफर पैदल ही तय किया। जब ज़ईफ आदमी घर पर लौटा तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधे को खरीद लिया था, और उसने पूरा वाकया बयान किया। अरे मेरे आका, आपको तो मालूम ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई खेल हो गया है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, वो चोर होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। चेस्टर 2 जुड़वा बकरियों को बहुत ही कम दामों पर खरीद कर लाया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने मैग्दा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ अपने हबीबों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने गोश्त पकाने के लिए कहा, मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए कहा और बढ़िया सा केक भी बनाने के लिए कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और अपने दलान में उसे बांध दिया। फिर उसे खाने के लिए जरा घास दे दी और इसके बाद दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका इस्तकबाल किया। जनाब चेस्टर, आपका इस्तकबाल है। आप यहाँ कैसे? बस कुछ सामान खरीदने आया हूँ। चंद दोस्त रात के खाने पर तशरीफ ला रहे हैं और आप तीनों भी तशरीफ ले आए तो 4 चांद लग जाएंगे। चोरों ने खुशी को दावत को कबूल किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की कमर पर बांध दिया और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब फौरन घर जाओ और मैग्ना से कहना कि गोश्त पकाए, बढ़िया मुर्ग बनाए और केक भी बनाए। रात के खाने के लिए
अब फौरन दौड़ो, हम जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बकरी को खोला वो तेजी से दौड़ी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ जरा देर बाजार में ही तफरी करता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के हमरा घर के दालान में पहुँचा तो उसने देखा कि बकरी दालान में बंधी हुई चुपचाप घास खा रही है। वो हैरान ज़दा रह गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर पहुँचे, चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, तुम एग्दा, तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से कहलवाया था तुमसे? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, गोश्त पक चुका है और मुर्ग मुसल्लम भी। चलो, बहुत बेहतर। जब तीनों ही चोरों को पका हुआ गोश्त, बना हुआ केक दिखा और मगदा की बात भी सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बकरी हासिल करने के लिए एक साथ तरकीब बनाई और आखिरकार खाना खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए जनाब, आपको अपनी बकरी हमें फरोख्त करनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया, वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहते क्योंकि कोई भी कीमत उनका नुकसान नहीं भर सकती है। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वो तो उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी अपने साथ लेकर रवाना हो गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, कल शब का खाना मत बनाना जब तक हम कहलवाते नहीं। अगले ही रोज बाजार जाकर मुर्गियाँ खरीदी और बोलने वाली बकरी की कमर पर बांध दिया और उससे कहा कि खाने में क्या क्या चाहिए और ये सब बेगमों को बताने के लिए कहा। बकरी को खोला और वो तेजी से दौड़ पड़ी। रात का खाने का वक्त जब हुआ तो तीनों अपने घर में दाखिल हुए और बेगमों को खाना देने के लिए कहा। तुम सब बेवकूफ हो, पागल हो? अरे ये कैसे सोच सकते हो कि बकरी इंसानों तक बातें पहुंचा सकती है? तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है, जो लोगों के साथ किया है उसका ही समर मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. कुदरत की शराइत। हजारों साल पहले जब सबका रब अपनी मखलूक के साथ ही रहता था और अब तक उसने इंसान को नहीं बनाया था, तब खरगोश सबसे होशियार मखलूक में से एक था। एक दिन खरगोश रब से मिलने उसके जंगल में बसे हुए महल में आ गया। तुम्हें महल में देख के खुशी हुई। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओ मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, इस पूरे जहान और तमाम मखलूक पर आप ही की हुकूमत है। मुझे आपकी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? बस एक ख्वाहिश है, मुझे अक्लमंद और शातिर बना दीजिए। वाह वाह वाह, सब दौलतमंद बनना चाहते हैं लेकिन तुम शातिर बनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मैं जंगल के सारे जानवरों से ज्यादा होशियार बनना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना हुनर मुझे दिखाना होगा, क्योंकि मैं होशियार और अक्लमंद दूसरी मखलूक बनाने की सोच रहा था। अगर तुमने खुद को साबित किया तो मैं इंसान बनाने का अपना इरादा तर्क कर दूंगा। कहो क्या कहते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरी खातिर 5 नीले परिंदे, 5 सफेद तितलियां और तुम्हारे जिस्म जितनी मधुमक्खी लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। इसके बाद जंगल में खरगोश थका हुआ लौट कर आता है। वो तालाब के करीब जाकर बैठ जाता है। तमाम जानवर आकर तालाब का पानी पीने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद 5 नीले पंछी भी तालाब का पानी पीने के लिए वहां आते हैं और फिर वो खेलने कूदने लग जाते हैं। आज मुझे मेरी खूबियां पता चलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये सच नहीं है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नहीं, वो उस कदर नहीं है। 5 नीले पंछी उसके करीब आते हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? बताओ आखिर क्या बात है? अरे कुछ नहीं, नामुमकिन है।
अरे हमें बताओ तो क्या हुआ? ओह, किसी ने मुझे कहा था कि तुम लोग मेरे साथ आओगे, लेकिन मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, तुम सफर से थकोगे। तुम मजाक कर रहे हो? हम तो हमेशा ही दूर तक उड़ते हैं, उड़ने से हमें थकान नहीं होती है। हम तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकते हैं, हम कभी नहीं थकते। पांचों नीले पंछी हंसते हैं और खरगोश के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब तालाब के करीब 5 सफेद तितलियां आती हैं। वो फूलों से शहद पीने लगती हैं। अरे वाह, मैंने इतनी खूबसूरत तितलियां कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगी। ये तो नामुमकिन होगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ। 5 सफेद तितलियां उसके करीब आती हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हमें बताओ तो क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन मुझे पता है ये नामुमकिन है, तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? हम कभी नहीं थकते, हम हमेशा ही दूर का सफर करते हैं। हम कभी नहीं थकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। 5 सफेद तितलियां हंसकर खरगोश के इर्द गिर्द रक्स करने लगती हैं। ओ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब एक बड़ी मधुमक्खी आकर फूलों से शहद पीने लगती है। वाह, कितनी खूबसूरत मधुमक्खी है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। ये तो नामुमकिन है। मैं पागल हूँ। मधुमक्खी उसके करीब जाती है। ओह खरगोश, क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये तो नामुमकिन है। मुझे बताओ तो आखिर क्या बात है? किसी ने कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन ये तो नामुमकिन है, तुम सफर से थक जाओगी। आहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी नहीं थकती, मैं हमेशा दूर तक उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छे, चलो हम सब चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ 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 चलो चलो। लेकिन ठहरो, तुमने हमें बताया नहीं कहाँ जा रही हैं? वो एक बड़ा खुशनुमा लम्हा है। अच्छा है या बुरा? ओह बेशक, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। कुदरत के महल में खरगोश, 5 नीले पंछी, 5 सफेद तितलियां और बड़ी सी मधुमक्खी कुदरत के सामने हाजिर होते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुदरत 5 पंछी, 5 तितलियां और मधुमक्खी की जानिब गौर करते हैं। तो तुम इन सबको हमरा ले ही आए। क्या अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें और होशियार बना दूं तो वो एक बड़ी गलती होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत अक्लमंद हो। अच्छा, तो क्या मैं जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा अक्लमंद हूँ? तुम हमेशा से ही अक्लमंद थे, लेकिन तुम जानते नहीं थे तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। वो तमाम एक साथ बात करने लगते हैं और खरगोश अपने आप में खुश होकर महल से रवाना हो जाता है। कहानी खत्म हुई। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाला जादुई तालाब। एक जमाने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी शहजादी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद बिगड़ैल थी, बेहद जिद्दी और मतलब परस्त थी और हमेशा लजीज खानों के लिए भूखी रहती थी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया और ढेर सारी दुआओं के साथ साथ उसकी सल्तनत में मुकीम जादुई तालाब के बारे में भी उन्हें बताने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले तालाब के मुताल्लिक आपको आगाह करने वाला हूँ। बात यह है कि उसी दौरान छोटी सी जैस्मिन भी दरबार से होकर गुजर रही थी।
اور اس نے اس جادوگر کو اپنے والد محترم سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ خواہش مکمل کرنے والے جادوئی تالاب کے بارے میں سن کر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ تالاب کے متعلق جادوگر کی مکمل بات سننے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لذیذ کھانے کی طلب کے لیے جادوئی تالاب کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اگلے ہی روز جیسمن صبح جلدی اٹھ گئی اور تیار ہو کر جادوئی تالاب کی جانب روانہ ہو گئی۔ دوپہر تک وہ اپنی جیب میں سنہری اشرفیاں لیے جادوئی تالاب تک پہنچ گئی۔ وہ خوب ساری چیزیں مانگنا چاہتی تھی، جیسے کہ کیک، آئس کریم، ہیم برگر، پیزا، بریانی، چاکلیٹ، بسکٹ اور بہت کچھ۔ لیکن جب تالاب کے قریب ہی لکھی ہوئی ایک تلقین اس نے پڑھی تو وہ بہت اداس ہو گئی۔ ایک شخص کی ایک ہی خواہش، جادوئی تالاب کر دو خواہش پوری، کھانے سے پر ایک مٹکا دے دو، میری بھوک ہے ادھوری۔ کہ فوراً ہی تالاب سے ایک مٹکا باہر برآمد ہوا اور ایک صدا سنائی دی، مکمل کر دی خواہش جو چاہی تھی تم نے، لیکن تلقینوں کی پابند رہنا جو ہم نے بنائی ہیں۔ 3 جادوئی الفاظ ضرور دہرانا، ڈنگ ڈونگ ڈوینگ۔ جادوئی مٹکا کرے گا آغاز کھانا بنانا، خواہش ہوگی مکمل، بھوک ہو جائے گی پوری، لیکن پھر کہنا رک جا مٹکے رک جا، ورنہ وہ کھانا بناتا ہی رہے گا۔ بہتر ہے یہی ہوگا۔ جیسمن اپنے محل میں لوٹ آئی۔ وہ جادوئی مٹکے کے متعلق بہت خوش تھی اور اس نے جادوئی الفاظ کہہ دیے، ڈنگ ڈونگ ڈوینگ، مجھے چاہیے چاکلیٹ کی کوکو پوڈنگ۔ کہ فوراً ہی جادوئی مٹکے سے چاکلیٹ کیک اور پوڈنگ کی بارش ہونے لگی۔ جاسمین اس پر گر پڑی اور فوراً ہی بھوکوں کی طرح انہیں کھانے لگی جیسے اسے شدید بھوک لگی ہو۔ روز بروز دن گزرتے رہے اور وہ جادوئی مٹکے سے کھانا حاصل کرتی رہی، لہٰذا اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا۔ ایک روز بادشاہ اس سے ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے بہت موٹی لڑکی کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ اس کے قریب آئے اور قریب آنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکے۔ وہ حیران زدہ رہ گئے اور انہوں نے کہا، میری شہزادی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا؟ ابا جان، گزرے کچھ روز پہلے میں نے جادوئی تالاب کو ایک تحفہ دیا تھا اور کھانا بنانے والے مٹکے کی دریافت کی تھی۔ کئی روز سے میں مٹکے سے کھانا مانگ رہی ہوں اور گزشتہ شب میں مٹکے کو روکنے والے جادوئی الفاظ بھول گئی۔ بادشاہ کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی بہت لالچی خود غرض ہے۔ انہوں نے روتی ہوئی شہزادی کو گلے لگایا اور کہا، میری پیاری شہزادی، تم کبھی کسی کی بات کو نہیں مانتی، حالانکہ مجھے معلوم ہے تم نے جادوگر کو جادوئی تالاب کی بات کہتے سنا ہے، لیکن یقیناً تم نے مکمل بات نہیں سنی۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کی سلطنت میں مقیم ایک جادوئی تالاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں۔ وہ تالاب خواہشیں تو مکمل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے۔ وہ ایک شیطانی تالاب ہے اور اسے جلد از جلد تباہ کر دینے کا مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میری پیاری شہزادی، اب کیا تمہیں معلوم ہوا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور انہیں حکم دیا، اس مٹکے کو لو اور راکھ کر دو۔ کارندوں نے فوراً ہی بادشاہ کی بات مانی اور اس مٹکے کو آگ لگا دی اور اسے پوری طرح ختم ہو کر راکھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے بعد شہزادی ہر روز کسرت کرنے لگی اور بہت ہی جلد وہ پہلے کی طرح دبلی ہو گئی اور پھر تمام لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی سبق دیتی ہے، مکمل بات جانے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی۔ لومڑی اور سارس۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں 2 بہت اچھے لیکن ذرا عجیب دوست رہتے تھے۔ ان کے نام تھے جناب لومڑی اور جناب سارس۔ لومڑی بہت ہی شاطر تھا
और सारस इतना अक्लमंद नहीं था। एक रोज लोमड़ी ने सारस को रात के खाने पर दावत दी। हमने कभी एक दूसरे को खाने की दावत ही नहीं दी, क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या पकाओगे? वो तो पोशीदा है। तो फिर मैं किस दिन और किस वक्त आऊं? कल शाम 7 बजे। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। कल मुलाकात करते हैं, हाँ पर वक्त पर पहुंचना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगले रोज सारस लोमड़ी के घर पर जा पहुंचता है। खुश आमदीद, आओ बैठो, खाना तैयार ही है। अरे जरा बताओ तो, खाने में क्या पकाया है? मैंने लजीज सूप बनाया है, यकीनन तुम्हें बेहद पसंद आएगा। लेकिन जब सारस टेबल पर बैठा तो लोमड़ी ने सूप बहुत ही सादा सी प्लेट में पेश किया। क्या हुआ? मैं अपनी इस लंबी चोंच से कुछ खा ही नहीं पा रहा। अच्छा ये मसला है, तो कम से कम तुम अपनी चोंच को उस प्लेट से भिगो लो। खैर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि कल तुम मेरे घर जरूर आओगे रात की दावत के लिए। क्यों नहीं, कल रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहुंच जाऊंगा। उस शब सारस भूखा ही घर लौट आया। अगली शब लोमड़ी सारस के घर पर आई। आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या पकाया है तुमने? तुम मेरे खास पसंदीदा मेहमान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, लजीज सूप। क्या वाकई? बिल्कुल, आओ तशरीफ रखो, खाना बिल्कुल तैयार है। लेकिन लोमड़ी ये देखकर हैरान ज़दा हो गई कि सूप तो एक जार जैसी लंबी बोतल में रखा हुआ था, जिसका मुंह बेहद छोटा सा था। सूप तो वाकई बहुत लजीज नजर आ रहा है मेरे दोस्त, लेकिन मेरा मुंह जार के दरमियान तो पहुंच ही नहीं सकता। क्या वाकई? चलो तो तुम जार को बाहर से चाट सकते हो। अब लोमड़ी को सारस के इस रवैये पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो शातिर अंदाज में खामोश रही और उसने अच्छा सबक सिखाने की ठान ली। उसने कहा, ठीक है, हम दोबारा से शुरू करते हैं। कल तुम फिर से मेरे घर खाने पे क्यों नहीं आते? हाँ मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, पर अब से खाने की प्लेट तुम्हें अपने खुद से लानी होगी। लिहाजा अगली ही शाम सारस लोमड़ी के घर खाने पर गया। कैसे हो दोस्त? तशरीफ रखो, खाना तकरीबन तैयार ही है। तो बताओ खाने में क्या बनाया है? लजीज सारस की खिचड़ी, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है। सारस। लेकिन सारस तो मैं ही हूं। जानता हूं मैं। और फिर लोमड़ी ने सारस का घर के बाहर और पहाड़ की चोटी तक पीछा किया और काफी फासले तक लोमड़ी ने सारस का पीछा किया और उससे पकड़ लिया। बहुत देर बाद लोमड़ी घर वापस आई। उसके मुंह में सारस के पंख दबे हुए थे। वो टेबल पर दराज हुई, रुमाल खोला और खिचड़ी का लुत्फ उठाने लगी। उसने सारस की खिचड़ी बड़े मजे से खाई। तो कहानी ये सबक देती है दोस्तों कि लोमड़ी के साथ लोमड़ी वाली चाल मत चलो। कहानी खत्म हुई। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं।
वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुँचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई। लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसर्रत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका
थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा, देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। या अल्लाह, वो फिर चिल्लाया। इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं, अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा? पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ। भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अबू अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपनी चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक बड़ा सा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफरित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया, फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैं जी जनाब इफरित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफरित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया, जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ, कैसे मरना पसंद करोगे? बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा, साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया।
फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया, देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ। अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से अंदर कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो मैं वादा करता हूँ, जो इस जार से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाला जादुई तालाब। एक जमाने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी शहजादी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद बिगड़ैल थी, बेहद जिद्दी और मतलब परस्त थी और हमेशा लजीज खानों के लिए भूखी रहती थी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया और ढेर सारी दुआओं के साथ साथ उसकी सल्तनत में मुकीम जादुई तालाब के बारे में भी उन्हें बताने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले तालाब के मुताल्लिक आपको आगाह करने वाला हूँ। बात यह है कि उसी दौरान छोटी सी जैस्मिन भी दरबार से होकर गुजर रही थी और उसने उस जादूगर को अपने वालिद मोहतरम से बातें करते हुए सुन लिया। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनकर वो बेहद खुश हो गई। तालाब के मुतालिक जादूगर की मुकम्मल बात सुनने से पहले ही वो अपने कमरे में चली गई। मुझे लजीज खाने की तलब के लिए जादुई तालाब के पास जाना ही होगा। अगले ही रोज जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर जादुई तालाब की जानिब रवाना हो गई। दोपहर तक वो अपनी जेब में सुनहरी अशरफियाँ लिए जादुई तालाब तक पहुँच गई। वो खूब सारी चीजें मांगना चाहती थी, जैसे कि केक, आइसक्रीम, हैमबर्गर, पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बिस्किट और बहुत कुछ। लेकिन जब तालाब के करीब ही लिखी हुई एक तलकीन उसने पढ़ी तो वो बहुत उदास हो गई। एक शख्स की एक ही ख्वाहिश, जादुई तालाब कर दो ख्वाहिश पूरी, खाने से पूरी मटका दे दो, मेरी भूख है अधूरी। कि फौरन ही तालाब से एक मटका बाहर बरामद हुआ और एक सदा सुनाई दी, मुकम्मल कर दी ख्वाहिश जो चाही थी तुमने, लेकिन तलकीनों की पाबंद रहना जो हमने बनाई हैं। 3 जादुई अल्फाज जरूर दोहराना, डिंग डोंग ट्वैंग। जादुई मटका करेगा आगाज खाना बनाना, ख्वाहिश होगी मुकम्मल, भूख हो जाएगी पूरी, लेकिन फिर कहना रुक जा मटके रुक जा, वरना वो खाना बनाता ही रहेगा। बेहतर है यही होगा। जैस्मिन अपने महल में लौट आई। वो जादुई मटके के मुतालिक बहुत खुश थी और उसने जादुई अल्फाज कह दिए, डिंग डोंग ड्वेंग, मुझे चाहिए चॉकलेट की कोको पुडिंग। कि फौरन ही जादुई मटके से चॉकलेट केक और पुडिंग की बारिश होने लगी। जास्मिन उस पर गिर पड़ी और फौरन ही भूखों की तरह उन्हें खाने लगी, जैसे उसे शदीद भूख लगी हो। रोज बरोज दिन गुजरते रहे और वो जादुई मटके से खाना हासिल करती रही, लिहाजा उसका वजन भी बहुत बढ़ गया। एक रोज बादशाह उससे मुलाकात के लिए आए और उन्होंने बहुत मोटी लड़की को मुर्गा खाते हुए देखा। बादशाह उसके करीब आए और करीब आने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं पहचान सके। वो हैरान ज़दा रह गए और उन्होंने कहा, मेरी शहजादी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया?
अब्बा जान, गुजरे कुछ रोज पहले मैंने जादुई तालाब को एक तोहफा दिया था और खाना बनाने वाले मटके की दरियाफ्त की थी। कई रोज से मैं मटके से खाना मांग रही हूँ और गुज़िश्ता शब मैं मटके को रोकने वाले जादुई अल्फाज भूल गई। बादशाह को एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी बहुत लालची खुदगर्ज है। उन्होंने रोती हुई शहजादी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, तुम कभी किसी की बात को नहीं मानती। हालांकि मुझे मालूम है तुमने जादूगर को जादुई तालाब की बात कहते सुना है, लेकिन यकीनन तुमने मुकम्मल बात नहीं सुनी। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक जादुई तालाब के बारे में आपको आगाह करने आया हूँ। वो तालाब ख्वाहिशें तो मुकम्मल करता है, लेकिन उसके बाद कुछ यूं होता है। वो एक शैतानी तालाब है और उसे जल्द अज जल्द तबाह कर देने का मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, अब क्या तुम्हें मालूम हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है? बादशाह ने अपने कारिंदों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया, उस मटके को लो और राख कर दो। कारिंदों ने फौरन ही बादशाह की बात मानी और उस मटके को आग लगा दी और उसे पूरी तरह खत्म होकर राख होते हुए देखा। और उसके बाद शहजादी हर रोज कसरत करने लगी और बहुत ही जल्द वो पहले की तरह दुबली हो गई और फिर तमाम लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सबक देती है, मुकम्मल बात जाने बगैर काम नहीं करना चाहिए। कहानी खत्म हुई। एक शानदार चुड़ैल। बहुत वक्त पहले गुजरे जमाने में इंग्लैंड के राजा ऑथर को गैर इजाजती जमीन पर शिकार करने के लिए कैद कर लिया गया। रुकिए, तुम्हें यहाँ इजाजत नहीं है शिकार की। तुम्हें किसने कहा यहाँ शिकार करना है? किसने इजाजत दी तुम्हें शिकार के लिए? किसी ने नहीं? तो फिर एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बादशाह के पास लेके जाऊंगा, बादशाह मार्कस। जब बादशाह मार्क्स ने उसे देखा तब उन्होंने कहा, तुम एक समझदार नौजवान नजर आ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ शिकार करने क्यों आए हो? तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है। मैंने कोई निशान नहीं देखा यहाँ पे। हमारे यहाँ शिकार की इजाजत नहीं है। तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है, जो कि एक जुर्म है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप काफी नर्म दिल इंसान हैं। मुझे ये पसंद आया। मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। ओह ठीक है, तो कैसे? तुम वापस अपनी सल्तनत जाओ और इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढो। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। ओह ठीक है, बेहतर। मैं वापस जाता हूँ सल्तनत में और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढता हूँ। ठीक है, तुम जानते हो क्या सवाल है? ठीक है, अच्छा रुको, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, औरत क्या चाहती है? ओह ठीक है, अच्छा तुम्हें मालूम करके वापस आना होगा। तुम्हारे पास 1 साल है, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी सल्तनत में समझदार से समझदार आदमी के पास भी ये जवाब नहीं होगा। तुम कोशिश करो, 1 साल बाद मिलते हैं। तुम जाओ, आजाद हो, लेकिन भूल मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बादशाह ऑथर उसकी रियासत में लौटा और उसने सबसे यही सवाल पूछा। शहजादियाँ, मलकाएं, आलिम, दानिश्वर लोग, लेकिन कोई भी जवाब नहीं जानता था। फिर उसने अपनी एक खादिमा से पूछा, वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है, आप उससे क्यों नहीं पूछते? ये अजीब है और तुम मुझे उससे मिलने का मशवरा दे रही हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। किसी और ने भी आपको उसके बारे में बताया है क्या? तो आपको जरूर जाना चाहिए। वो इसके बदले में क्या लेगी? मैं आपको खबरदार कर दूं कि इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी भारी होगी। अगर उसके पास जवाब होगा तो कीमत से कोई लेना देना नहीं है। अकेले हरगिज मत जाइए, सिपह सालार भी आपके साथ ले जाइए, वो जरा खतरनाक भी है। ओह ठीक है, तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया।
اس وقت بعد شب میں بادشاہ آتھر ضعیف چڑیل سے ملنے اس کے گھر گیا. وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا کہ اس نے کہا, میں آپ کا انتظار کر رہی تھی. میں جانتی تھی آپ کے پاس اب زیادہ دن باقی نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھے بتاؤ جواب. قیمت کے لیے رضامند ہیں. تم اپنی خواہش بتاؤ, جو مجھے دینا ہوگا میں دوں گا. یہ قرار قبول کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ کے قریبی دوست گوین سے نکاح کرنا ہے. تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اس سے شادی کرو گی؟ سوچ کے ہی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. قیمت چکانے کا وعدہ کیا تھا. تم نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تم بہت بدصورت ہو. تمہارے منہ میں ایک دانت ہے اور تم کبڑی بھی ہو. میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. میں اپنے دوست کو اس قربانی کے لیے کیسے کہوں؟ اس سے گفتگو کیجئے, میرے پاس واپس ضرور آئیں گے. بادشاہ آتھر کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں تھا. یہ کوئی قربانی نہیں ہے. تمہارا جینا میرے لیے قیمتی ہے, سمجھے؟ تم میرے سچے دوست ہو. سچ میں تم میرے سچے عزیز ہو. تمہارا احسان رہے گا. ٹھیک ہے, اسے بتاؤ, آگے کی تیاری کرو. شادی کل ہے. تم اپنا جواب سوچو. بادشاہ آتھر واپس چڑیل کے گھر آئے. میں تیار رہوں گی. کل شادی کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جب شادی کے کاغذات پر دستخط ہو گئے تب اس نے کہا, عورت کی زندگی پر اپنا حق ہو. شادی میں موجود لوگ بہت حیران تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ اب بادشاہ آتھر حفاظت سے ہیں. جب بادشاہ مارکس نے یہ داستان سنی تو انہوں نے فوراً ہی بادشاہ آتھر کو اپنی قید سے آزاد کر دیا. شادی کے درمیان ہی گوین چڑیل کے ساتھ محبت سے پیش آیا, لیکن آنے والے مہمان جو کہ خاندان کے فرد تھے ان کی اپنی الگ الگ سوچ تھی. دیکھو تو وہ کیسی کھا رہی ہے, صرف اس کی طرف دیکھ کر ہی مجھے شرم آ رہی ہے. اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کیوں کھایا ہے؟ چھی, وہ کھاتے ہوئے اپنے منہ سے آواز کر رہی ہے. دیکھو, میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتی. بیچارہ گوین, کتنا خوبصورت ہے وہ سچ میں ایک اچھا دوست ہے. ہاں بالکل ہے. اور پھر بادشاہ آتھر نے یہ طے کیا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو تنہا چھوڑ دیا جائے. اوہ, تم کون ہو؟ تم؟ میں آپ کی بیگم. میری بیوی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں, میں ہی ہوں ضعیف چڑیل. آپ میرے ساتھ بہت تمیز سے پیش آئے ہیں, اسی لیے آدھے وقت میں خطرناک شکل میں رہوں گی اور آدھے وقت میں خوبصورت. میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ جیسا کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے کہ آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں, رات میں اور دن میں, کیونکہ آپ ہی اب مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میں کس طرح سے پسند ہوں. اوہ واہ, میں حیران ہوں. کوئی راستہ ہے جس میں تم سارے وقت خوبصورت رہو؟ آپ طے کر لیں اور مجھے بتائیں. اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے, رات میں اور دن میں آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے سوچنے کا وقت چاہیے. میں کچھ گھنٹوں میں آپ کو میرا فیصلہ بتاتا ہوں. جو آپ کی خواہش. بہتر. جب وہ کمرے سے باہر گئی تب گوین محل کے پاس کے باغیچے میں کیا کیا جائے یہ طے کرنے کے لیے ٹہلتا رہا. کیا کروں. ہر کوئی تعریف کرے. ایسی خوبصورت بیوی مجھے دن میں چاہیے تاکہ میرے دوست دیکھ سکیں, اور رات کو ایک خوبصورت لڑکی, نہ کہ ایک چڑیل. کیا میں اسے الٹا کر دوں؟ کچھ وقت بعد گوین نے فیصلہ کر لیا اور وہ سیدھا محل کے اس کمرے کی جانب گیا جہاں اس کی بیگم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی. تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ او بیوی, میں طے نہیں کر پایا. شادی میں جو لوگ آئے وہ تمہارے بارے میں عجیب باتیں کر رہے تھے. میں اب انہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں. دن میں ان کے سامنے خوبصورت دلہن کی طرح دکھو, لیکن پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, پر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں. تم لوگوں کے بیچ میں خوبصورت رہو, دوسرے بھی تمہیں اچھی نظروں سے دیکھیں. میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں.
तो फिर बेहतर है मैं खूबसूरत रहूंगी दिन भर और रात भर। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूँगा। लोग तो तुम्हें बाहरी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अंदर से खूबसूरत हो, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। ओ ग्वेन, मेरी यही ख्वाहिश थी कि आप ये कहें। अब मेरी सारी बुराइयां खत्म हो गईं, क्योंकि आपकी मोहब्बत और समझदारी ने हर बुराई को दूर कर दिया। चाहे मैं हसीन हूँ या नहीं, आपको कुछ मायने नहीं रखता, और मेरी खातिर आपने अपनी खुशियाँ छोड़ दी और हर हाल में मुझे कबूला। अब मैं हमेशा हसीन रहूंगी आपके लिए। और फिर वो बाकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। जादुई घोड़ा। ये दास्तान पर्शिया की है। वहाँ के दरबार में फनकार, कारीगर और बहुत से लोग अपने फन को बादशाह के सामने पेश करते थे, और अगर वो फन बादशाह को पसंद आता था तो बादशाह उन्हें बहुत इनाम दिया करता था। एक दफा ऐसा ही हुआ। एक मुसाफिर रूबरू आया और उसने एक नकली घोड़ा सामने रखा। बादशाह सलामत, आपने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। इसके जैसा अनोखा हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई भी खिलौने वाला ऐसा खिलौने वाला घोड़ा बना सकता है। ये कोई खिलौना नहीं है बादशाह सलामत, और इसकी पीठ पे बैठकर मैं कहीं भी दूर हवा में जा सकता हूँ, कितनी भी दूर, वो भी बहुत कम वक्त में। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई। ये देखकर बादशाह सलामत को काफी हैरानी हुई और उन्होंने घोड़ा खरीदने के बारे में पूछा। बादशाह सलामत, मैं ये घोड़ा पैसों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर तुम इसके बदले क्या लोगे? इस घोड़े के बदले? बादशाह अगर शहजादी का हाथ उसे दे दे तो वो खुशी खुशी घोड़ा उन्हें दे देगा। उस अनजान मुसाफिर ने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह का फर्जंद शहजादा डेरियस हैरानजदा हुआ। शहजादा बादशाह सलामत के सामने आया और उसने दरबार में सबके सामने एहतजाज दर्ज किया, और फिर उसने कहा, ओह माफ कीजिए अब्बा, आप उस खिलौने वाले घोड़े के लिए मेरी बहन की शादी एक अनजान इंसान से कर देंगे? बादशाह ने उसे मना कर दिया और अपने फर्जंद से उस घोड़े को करीब से देखने के लिए कहा। शहजादा डेरियस घोड़े के करीब आया और वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने एक बटन दबाया और फौरन ही घोड़ा हवा में उछलकर छलांग लगाने लगा और वो तेजी से बादलों की जानिब बढ़ गया। अपने फर्जंद की हालत को खतरे में महसूस करके बादशाह ने फौरन ही मुसाफिर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्हें लगा ये कोई बड़ी साजिश है। इसी दरमियान घोड़ा शहजादे डेरियस को शानदार सवारी के साथ बहुत दूर ले गया और उन्होंने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घोड़े को उन्होंने जब करीब से जांचा तो उन्हें एक और बटन नजर आया, जिसे दबाने पर उन्होंने महसूस किया कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है। शहजादा घोड़े को जमीन के करीब लाए और उन्होंने दूसरे घर के मुकाबले एक ऊंची छत देखी और वहीं पर अपने घोड़े को उतारना मुनासिब समझा। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरे। महल में सोई शहजादी की आंख छत पर हुई आवाज से पहले ही खुल चुकी थी। अपने सिपाहियों से इस अंदर दाखिल हुए फर्द को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने शहजादी को उनके सामने पेश किया। शहजादे ने शहजादी के सामने घुटने टेके। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आपको जगाया। मैं बादशाह का फर्जंद हूँ, यानी शहजादा। ये मेरी सबसे खास बात है। वो लड़की बंगाल के बादशाह की दुख्तर शहजादी नादिया थी। शहजादी को उनके पूरे सफर के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगले कुछ रोज वो दोनों साथ रहे और एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रोज दोपहर में शहजादे ने शहजादी से कहा, ओह मेरी शहजादी, मैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मेरे वालिद साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस जरा सी ही देर में वो पर्शिया की जानिब पहुंच गए। शहजादा सबसे पहले शहजादी को अपने महल के करीब जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यहीं रुको, मैं पहले वालिद साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ मैं जिंदा हूँ। आप उस खिलौने वाले की जान बख्श दें।
पहले मैं अब्बा जान को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, फिर वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एक जश्न का ऐलान करेंगे। उन्होंने शहजादी को बताया कि जादुई घोड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझा दिया ताकि अगर कुछ नागहानी होती है तो वो फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो सके। लेकिन उनकी ये खास बातें एक चोर ने खामोशी से सुन ली थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी, एक शहजादी अकेली और जादुई घोड़े के साथ। मैं उसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा और एक अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। शहजादे के गायब हो जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर वो जादुई घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उसने शहजादी को धीमे से अपने आगे बिठा लिया और फिर उसने वैसे ही बटन को दबाया जैसे शहजादे ने शहजादी को बताया था। घोड़ा फौरन ही हवा में उड़ने लगा। इधर शहजादी की चीखें सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को दूर से देखता रहा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। यहाँ बादशाह अपने फर्जंद को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उसे मालूम हो चुका था कि जल्द ही उसका बेटा वापस जाएगा। शहजादे ने वादा किया कि वो शहजादी के बिना नहीं लौटेगा। वहाँ कश्मीर का बादशाह चोर के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और उसने उसे इसके लिए इनाम भी दिया। वो शहजादी को अपने साथ महल के अंदर ले गया। दूसरे रोज उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर शहजादी को बता दे कि आज ही उसे शादी के लिए तैयार होना है। ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। शहजादी दीवानों की तरह बर्ताव करने लगी। जल्द ही उसकी दीवानेपन की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने शहजादी को ठीक करने वाले हकीम को खूब इनाम देने का ऐलान किया। इसी दरमियान शहजादा डेरियस अलग अलग सल्तनतों से गुजर रहा था। वो किस रास्ते की जानिब जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन उसकी तमाम ही उम्मीदें मांद हो चुकी थी और फिर ऐसा महसूस होने पर वो एक पत्थर के करीब आराम करने लगा। कुछ काश्तकार उसके करीब आए और उन्होंने शहजादी के बारे में उसे इत्तला दी कि जो कश्मीर के बादशाह के साथ शादी करने वाले दिन दीवानी हो गई है। उसी वक्त शहजादे के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे लगा कि शायद ये वही शहजादी तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो कश्मीर पहुँचा, उसने एक हकीम की शक्ल इख्तियार की और लबादा पहन लिया। फिर शहजादा डेरियस, जो कि एक हकीम की शक्ल में था, उसने बादशाह को बताया कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे शहजादी से अकेले में बात करने दिया जाए। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा प्यारा शहजादा हूँ, लबादा बदल के आया हूँ। और फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी पूरी बात शहजादी को बता दी और फिर फौरन बादशाह के पास वापस आ गया। ओह सुल्तान, उगालदान, पानदान, पीकदान, एक छोटा मौका है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। शायद उन्होंने कोई जादुई चीज को हाथ लगाई है, जैसे कोई बच्चे फिल्मों में देख लेते हैं। पहले मैं उस चीज को देख लेता हूँ। यकदम ही बादशाह को जादुई घोड़े की याद आई। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर हकीम को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद हकीम ने कहा, ओह, शायद ये वही चीज है जिसने शहजादी पे असर किया है। इस घोड़े को महल के चौक में लाओ और शहजादी को भी उस चौक में लाओ। वो चंद लम्हों में ठीक हो जाएगी। दूसरे रोज की सुबह जादुई घोड़े को मैदान के खास चौक में लाया गया। वहाँ पर उसके आगे कुछ बर्तन भी सजाए गए। शहजादी को बाहर लाया गया और उसे घोड़े के पास करीब किया गया। फिर हकीम बने शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और फिर वो आग जलते हुए बर्तनों के करीब गया और उसने अपने पास से उसमें एक सफूफ डाला, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए। न शहजादी दिखी और न ही घोड़ा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी दौरान शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जादुई घोड़े ने हवा में फौरन छलांग लगा दी। सुल्तान, बेगम को जीतना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। उसी दिन पर्शिया का शहजादा और उसकी शहजादी पर्शियन दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही उनकी शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। और इसके बाद शहजादा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे और खिलौने वाला भी।